गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक तो कल ऑर्गेनिक की लास्ट क्लास है आपकी, और मैं सोच रहा हूँ कल मैं भी क्लास ले लूं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। सुना बेटा आपने? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो कल ऑर्गेनिक तो 11 बजे है और 12:30 खत्म होगी ऑर्गेनिक। मैं उससे पहले ही लेना चाह रहा हूँ ताकि सुबह जल्दी फ्री हो जाए लंच के टाइम तक। बच्चे कम आए हैं आज? सर दोपहर का टाइम है ना, क्या पता सो रहे होंगे। आ रहे होंगे सर, दोपहर के टाइम धीरे धीरे आते हैं। हाँ बेटा। सर। हाँ बोलो। सर जो आप लोग का नया बैच बना है ना 11th वालों के लिए, वो हिंदी मीडियम के लिए कि इंग्लिश मीडियम के लिए? इंग्लिश है बेटा, इसमें तो 11 12 दोनों ही इंग्लिश है। सर हिंदी वालों के लिए नहीं है क्या थोड़ा भी, जैसे हम लोग कंबाइन पढ़ते हैं वैसा टाइप का? बेटा एक बात बताऊं, आप देखो हमसे इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आपने ये देखा ना कि इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि अपन लोग है ना अमेरिका से आए हुए और इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है, अपन सब हिंदुस्तानी है, तो अपन तो इंग्लिश भी हिंदी में ही बोलते हैं। तो बेटा हाँ। मेरी क्या सुनो, अपॉर्चुनिटी है, अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हिंदी का बैच अलग से नहीं बनता, नहीं बनेगा बेटा, इतना टाइम भी नहीं है, तो आप उसी में एडमिशन करा दो और अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जो भी है बोलो, अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो हम पर्सनली अलग से उन्हें डील कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ सर, मतलब वही जैसे हम लोग कंबाइन पढ़ते हैं ना वैसा थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश बच्चों मैं दोनों तो में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। हिंदी बोलता हूँ आपकी क्लास में, मैं तो बहुत ज्यादा हिंदी बोलता हूँ, वहां इतनी हिंदी नहीं बोलेंगे, डिक्टेशन बेटा इंग्लिश में ही होगा। लेकिन अब आप देखो, लास्ट में तो आपकी बायोलॉजी की क्लास में ऑलमोस्ट इंग्लिश ही चल रहा था, फिर भी आप कंफर्टेबल थे। बीच में अगर कोई दिक्कत आती है ना तो बच्चा अनम्यूट करके पूछ लेगा, क्लास में टीचर बता देगा आपको। ये तो पता लगी गया आपके सारे टीचर हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं।
हाँ सर, मेरे लिए नहीं था, मेरा भाई है ना, वो उसके लिए पूछने के लिए बोले थे तो पूछ रही ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर हाँ उसे थोड़ी बहुत हिंदी में दिक्कत आएगी तो हम अलग से डील कर लेंगे। एडमिशन तो कराओ, ठीक है? हाँ सर, आज डेमो दिखवाएंगे ना। हाँ, अभी तो चल रहा है, 4-5 दिन चल रहा है, तो आराम से उसको भेजो क्लास में, पढ़ लेगा। आज मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने वाला हूँ, आपकी क्लास के बाद 11th ही है मेरी नेक्स्ट सर क्लास। तो इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? सर वो से, सर ने ईशान सर? भेजा होगा। हाँ, ईशान सर से बात कर लो, उनके पास है, उन्होंने भेजा हुआ है। और या फिर एक काम करता हूँ, अभी अपने ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? अभी क्लास लेते लेते ही शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में। लेकिन है ना, बहुत सारे शेयर करने पड़ेंगे, इसलिए एक बार ईशान सर से बात कर ही लेना। अलग अलग क्लास के है ना, 11th में 2 हैं। आज मेरी क्लास है पहली, और दूसरी कौन सी है? दूसरी आरकेसी सर की क्लास है इनऑर्गेनिक की, वो एटॉमिक पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ सर, थैंक यू। ऊपर बात किए थे, बोले थे लिंक को डालेंगे करके सर। दोबारा बोल देना बेटा, है ना, वो थोड़ा बिजी है ना आजकल। चलो, तो बच्चों लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था, अगर कुछ हुआ हो तो आप बताइए, नहीं हुआ तो हम बताएंगे। देखो, हमारा क्वेश्चन था कि बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें एक दिन में कितना यूरेनियम काम में आएगा अगर हम उस रिएक्टर की पावर 1000 मेगावाट चाहते हैं, और एक यूरेनियम के विखंडन से 200 MeV एनर्जी निकलती है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ढंग से सुनना। सबसे पहले ये जो पावर है ना, 1000 मेगावाट है, मेगा 10⁻⁶ होता है। वैसे कोई बच्चा आंसर बताएगा? किसी का आया क्या आंसर? अगर किसी का आंसर आया हो तो बता दो बेटा। नहीं आया, ठीक है। तो 1000 मेगावाट है, उसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा हट जाएगा, वाट आ जाएगा। वाट होता है जूल पर सेकेंड। अब हमें ये निकालना है एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये तो बता दो। पूरे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400। हाँ, तो 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा। बेटा जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उसे हम ऊर्जा प्रति विखंडन से अगर डिवाइड कर दें, एनर्जी पर फिशन, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिशन आ जाएंगे, कुल विखंडन आ जाएंगे। तो प्रति विखंडन कितनी ऊर्जा है? 200 MeV। ये तो मेगा हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो, ये लो। तो अब हमारे पास जो ये क्वांटिटी आई, ये है कुल विखंडन, ठीक है? एक दिन में टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, फिशन। एक दिन में इतने विखंडन हमें चाहिए। अब बेटा इस संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दो 235 से। 235 उसका मोलिकुलर एटॉमिक वेट होता है, और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा? बेटा परमाणु भार, बेटा एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? ऐसे तो खैर काम नहीं चलेगा, तुम नहीं बोलोगे तो फिर मैं बोलता रहता हूं। तो बेटा परमाणु भार जो होता है वो ग्राम पर मोल होता है, और एवोगाड्रो नंबर है ना, पर मोल होता है। तो मोल से मोल कट जाएगा, हमारा आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, एक दिन में कितने यूरेनियम की आवश्यकता है। तो देखो पावर तो 10⁻⁶ तो 10⁻⁶ से कैंसिल हो रहा है। ये 19 ऊपर जाएगा ना, ये 3, 19 और 3 22 है ना। 22 में से 23 घटा दो तो ये 10 बचेगा नीचे। 22 से 22 करेंगे, नीचे 10 बचेगा। अच्छा, 2 जीरो यहाँ भी कट गया, तो ये आ गया 864 इंटू 235 डिवाइडेड बाय 2 गुना 1.6 गुना 60। बेटा इसको हल करके आप बता दो, वरना फिर मैं बता दूंगा। मैं तो बताऊंगा ही, मेरा फर्ज है। तो इतने यूरेनियम की आवश्यकता होगी एक दिन में। एक दिन में इतना यूरेनियम चाहिए, बस इसको कैलकुलेट करके बता दो।
तो यह रहा 1057 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये कॉपी कर लो, ये कॉपी करने लायक कुछ है नहीं, है तो समझने वाली चीज थी। और बेटा अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिवता। हिंदी में उसे रेडियो एक्टिवता बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। लगभग 1 किलो है ये। 1057 ग्राम का मतलब लगभग 1 किलो यूरेनियम चाहिए हमें एक दिन में। लिखो बेटा, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी। बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? कुछ नाभिक अस्थायी होते हैं, कुछ नाभिक कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बेटा, अस्थायी। उनसे है ना कुछ विकिरण बाहर निकलते रहते हैं, कुछ रेडिएशन बाहर निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में। कभी अल्फा निकलता है, फिर बीटा निकलता है, फिर गामा निकलता है। और वो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा इस तरह से अचानक से किसी नाभिक से रेडिएशन निकलना रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तो बस एक लाइन लिख लो पहले, आप लिखो, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हिंदी में मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है बेटा। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, किसी नाभिक से स्पॉन्टेनियस को क्या बोलेंगे बेटा? एक अच्छा सा शब्द। स्वतः, हाँ, स्वतः, स्वतः, स्पॉन्टेनियस, स्वतः। चलो लिखो, नाभिक से स्वतः ही विकिरण का उत्सर्जन होना रेडियो एक्टिवता कहलाता है। स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जित होना रेडियो एक्टिवता कहलाता है, तथा यह पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बेटा अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबल में कन्वर्ट होते हैं, तब ऐसा होता है। बेटा इसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? सर मैडम क्यूरी। नहीं, वो बाद में आए थे। देखो, द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर कॉल्ड बैकरेल रेडिएशंस। इतनी लंबी लाइन मत लिखो, लिख लो, रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल। बैकरेल है ना, BE गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा गुड आफ्टरनून। अरे इतनी लेट? BECQUEREL, बैकरेल। हेनरी बैकरेल नाम है सर। हाँ बिल्कुल। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल, बैकरेल ने इसको खोजा था। उसके बाद मैडम क्यूरी और उनकी बेटी जो थी, उन्होंने उसके बाद और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताया था, है ना। एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लेड बॉक्स में रखा। ये मैं जो बना रहा हूं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। इस तरह से उसने रदरफोर्ड ने सब्सटेंस को लेड बॉक्स में रखा इस तरह से। तो उसने देखा ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मान लो, और बाहर है ना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए। अभी विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर इधर पॉजिटिव प्लेट है, और बेटा इधर नेगेटिव प्लेट है। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ विकिरण ऐसे हैं जो नेगेटिव प्लेट की तरफ
चले गए, ऐसे इधर चले गए, ये बच्चों अल्फा है, अल्फा रेज। कुछ ऐसे विकिरण हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए, ये क्या है, बीटा किरणें। वो अल्फा किरणें थी, ये बीटा किरणें। और कुछ ऐसे थे जो सीधे निकल गए, जो सीधे निकले ना बेटा, ये है गामा रेज। तो इससे ये प्रूव हो गया अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। बीटा जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा। और अल्फा तो आप जानते ही हैं, अल्फा नाभिक होता है हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना। तो उसने देखा विकिरण 3 भागों में विभाजित हो गया, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए, बीटा नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, उल्टा बोल गया, अल्फा नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, बीटा पॉजिटिव प्लेट, और गामा सीधे निकल गए। इससे पता लगा गामा रेज आर चार्जलेस। गामा क्या है, चार्जलेस। ठीक है, गामा चार्जलेस है। अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होते हैं बेटा, बीटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और गामा फोटोन होते हैं। गामा का स्थिर द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसकी होती है बेटा? आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, फिर बीटा की, गामा की सबसे कम होती है। लेकिन पेनेट्रेशन पावर की बात करें बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन पावर को बोलते हैं आयनन शक्ति। हाँ, आयनन शक्ति, आयनीकृत शक्ति। पेनिट्रेशन पावर को बोलते हैं विभेदन, भेदन शक्ति, है ना। ये उल्टा होता है बेटा, गामा का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता है और अल्फा का पेनिट्रेशन सबसे कम होता है। ये कभी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए लिख लेना बेटा, ठीक है। तो बच्चों गामा बीटा का जो आयोनाइजेशन पावर है वो गामा से 100 गुना होता है, और अल्फा का जो आयोनाइजेशन पावर है वो बीटा से भी 100 गुना होता है। 100 गुना होते हैं। अगर गामा का आयोनाइजेशन पावर 1 मान ले तो बीटा का 100 हो जाएगा और अल्फा का 10,000। और पेनिट्रेशन पावर उल्टा कर दो, पेनिट्रेशन पावर उल्टा कर दो, है ना। हाँ बेटा, तो ये पेनिट्रेशन पावर और ये सब लिख लेना बेटा, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न में, और कुछ नहीं है। अब लिखो बेटा रदरफोर्ड सॉडी लॉ। रदरफोर्ड सॉडी लॉ, रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ। तो बच्चा ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, जब नाभिक एक नाभिक दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होता है तो किस दर से होता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, इसकी गणित क्या है, वो रदरफोर्ड सोडी ने बताया था। इसकी जो मैथमेटिक्स है वो रदरफोर्ड सोडी ने दिया था, क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, विखंडन की दर, बच्चों विखंडन नहीं, विखंडन अच्छा नहीं रहेगा, डिसइंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विखंडन तो फिशन होता है, नहीं गलत है। डिसइंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मदद नहीं करोगे?
10 विघटन की दर मिल गया, मुझे मिल गया, याद आ गया, मिला नहीं, याद आया है। हाँ, तो बेटा जो विघटन की दर होता है वो उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। लिखो, इसे लिखना जरूरी है, लिखो देखो, रेट ऑफ डिके ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मैं मैथमेटिक्स में लिख दूं इसलिए, अगर आपको पूरा नहीं लिखना तो आप ये लिखकर छोड़ दो बस। रेट ऑफ डिके ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। किसी भी समय विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। बेटा कांस्टेंट जो होता है वो लैम्बडा होता है। एक बार अनम्यूट करके बता दो ना, लैम्बडा को क्या बोलते हैं? 6 नियतांक। डिके कांस्टेंट 6 नियतांक। इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा? पर सेकेंड, क्योंकि dN/dt दर है ना बेटा, तो n तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, नीचे समय है, तो लैम्बडा सेकंड इनवर्स होगा। और लैम्बडा किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चा? लैम्बडा पदार्थ पर निर्भर करता है, लिख दो। वैल्यू ऑफ लैम्बडा डिपेंड ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ पर निर्भर करता है। यूरेनियम के लिए अलग होगा, बाकी के लिए अलग होगा, इस तरह से, है ना। बच्चों इसको सॉल्व करें, अगर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ज्यादा नहीं करना अपन को। इसमें है ना, n को dn के नीचे ले जाएं और लैम्बडा dt को राइट साइड में ले जाकर और समाकलन कर दें। आपको नहीं करना, टेंशन मत लो। 0 समय पर मान लो न्यूक्लियाई n0 है और t समय पर न्यूक्लियाई अगर n है, तो बेटा ये सॉल्व करने पर आता है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। बाकी कुछ सॉल्व करो या ना करो, ये इक्वेशन जरूर याद कर लेना, ठीक है, ये इक्वेशन जरूर याद कर लेना। तो अगर हमें प्रारंभिक इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता हो, शुरू में कितने नाभिक थे ये पता हो, तो बेटा t समय पर कितने नाभिक शेष रहेंगे वो पता लग जाएंगे। तो बच्चों सिंबल जरूर लिख लो, चिन्ह लिख लो। n0 है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। तो बच्चों अगर प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 है, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, और n है t समय पर नाभिकों की संख्या। अगर बच्चों हमसे ये पूछे t समय में कितने नाभिक विघटित हो गए, ढंग से सुनना है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इन टाइम t, ये तो शेष बच गए बेटा, n तो शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या है। तो अगर हमसे पूछ लें नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, विघटित नाभिकों की संख्या, तो बेटा विघटित कितने हो गए? प्रारंभ में इतने थे, अब इतने बचे, तो बाकी विघटित हो गए। तो ये सॉल्व करने पर आएगा n0 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा t, ये ध्यान रखना।
तो n तो है बचे हुए नाभिकों की संख्या, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, और ये है विघटित नाभिकों की संख्या, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है ना? बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का? एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बताओ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन की दर का एसआई यूनिट क्या होता है? एकदम मुंह पे टेप लगाकर आए हो क्या आप? हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे सर, कितना भी पूछ लेना। बेटा ये होता है बैकरेल, बैकरेल ने खोज की ना। तो एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है डीपीएस, और डीपीएस 1 बैकरेल होता है। बैकरेल को बीक्यू लिखते हैं। डीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, विघटन की दर प्रति सेकंड, विघटन की संख्या। तो 1 बैकरेल होता है। बीक्यू इसका चिन्ह होता है बेटा बैकरेल का। तो 1 बैकरेल ये एसआई यूनिट है। मैं फिर बता दूं, ये एसआई यूनिट है। बीक्यू मतलब बैकरेल। इसके अलावा बाकी यूनिट भी बताओ। एक रदरफोर्ड भी होता है, एक यूनिट होती है रदरफोर्ड। इसको आरडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरडी। तो एक रदरफोर्ड बेटा 10⁻6 बैकरेल होता है। हाँ, 10 लाख बैकरेल एक रदरफोर्ड होता है। और एक तीसरी यूनिट और होती है क्यूरी, इसे सीआई लिखते हैं। सीआई ये होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल। तो बच्चों वैसे तो अपन को एसआई यूनिट से ही मतलब है, पर अगर बाकी यूनिट भी याद कर ली जाए तो अच्छा है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। मॉडर्न फिजिक्स में ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते, याद वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद है। ठीक है? तो बच्चों ये हमने यूनिट की बात कर ली। एसआई यूनिट जो होता है वो बैकरेल होता है। रदरफोर्ड और क्यूरी अलग से यूनिट होते हैं जो आपको अलग से याद करने हैं। अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं तो बेटा ये चरघातांकीय क्षय वाला ग्राफ आता है ना, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। तो अगर n का ग्राफ बनाए बेटा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। देखो यहां से शुरू होगा, एक मिनट, ऐसे ये n0 है प्रारंभिक न्यूक्लियाई और धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल डिके। चरघातांकीय क्षय ग्राफ बना लो। एक्सपोनेंशियल डिके, चरघातांकीय क्षय। इसके बाद इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ टाइम। अर्धायु काल बेटा वह समय जब सक्रिय परमाणु या सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है। ऐसे के ऐसे लिख लो जो मैंने लाइन बोली। द टाइम ड्यूरेशन when number of active nuclei becomes half of the initial value. When number of active nuclei become half of the initial value is called half life time. half life time को हम
टी ही लिख देते हैं अभी तो, और कुछ नहीं, बस कैपिटल टी लिख देते हैं, है ना। वह समय जब बच्चे वो पर सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी रह जाती है, हाफ लाइफ टाइम अर्धायु काल कहलाता है। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालनी है बच्चों, एक बार कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, बहुत देर से सुना नहीं। तो अगर आपको कैपिटल टी निकालना है तो ये जो इक्वेशन है हमारा n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी, इसमें क्या करेंगे, n को आधा रख देंगे और t को कैपिटल टी लिख देंगे। बेटा n नॉट से n नॉट कट जाता है, ये आता है 1/2, इधर आता है e की पावर माइनस लैम्बडा टी। बेटा 1/2 को भी 2 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ माइनस माइनस उड़ा दो, तो e की पावर लैम्बडा टी बराबर 2। ये पता है आपके अलग से काम आ जाएगा। फिर एंटी लोग लेते हैं दोनों तरफ, तो t आता है ln2 बाय लैम्बडा। ln2 होता है बेटा 0.693, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप 0.693 को 0.7 ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप 0.7 भी ले सकते हैं। ln2 की वैल्यू है ये बेटा, इसको अलग से बॉक्स में डाल रहा हूं, ये अलग से काम आएगा, आपने देखना बाद में कैलकुलेशन में। तो ये अर्ध आयु काल की वैल्यू आ गई, हाफ लाइफ टाइम 0.693 अपॉन लैम्बडा। 0.693 को 0.7 लिख दो, चलेगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल 11 बजे ऑर्गेनिक की क्लास है और मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले मैं अपनी क्लास रखूंगा, तो वही अपनी क्लास 9:30 बजे से 10:45 हो जाएगी, फिर 15 मिनट का गैप दे देंगे और 11 बजे से 12:15 12:30 जब तक भी सर लेना चाहें वो ऑर्गेनिक ले लेंगे। तो आप ऐप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ बेटा, इसके बाद लिखो बेटा मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। इसका सिंबल हम क्या लें, टी बार ले लेते हैं ना, टी के ऊपर बार लगा दिया। औसत आयु, हिंदी में बोलेंगे बेटा औसत आयु। तो बेटा आपको किसी को आता है इसका एक डेफिनेशन कह लो या फार्मूला कह लो? इसकी वैल्यू तो बड़ी आसान है, इसकी वैल्यू तो मैं पहले लिख दूं, 1/λ आता कैलकुलेट करने पर, लेकिन अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन तो बताएंगे। लाइन के ऊपर लिखो बेटा, time due to only 47% of nuclear remain बचते हैं। बेटा तेरी आवाज है ना, कुछ दिनों से तेरा माइक खराब है, तो है ना इको वाली आवाज आती है, क्लियर नहीं सुनाई देता। time after which only 37% nuclei remain active बचते हैं। ये कोई बेसिक डेफिनेशन ये थोड़ी ना ना एवरेज मीन लाइफ की अलग से ये तो तू रिजल्ट बता रहा है एक तरह से, 1/λ की वैल्यू को तू वो करके बता रहा है, कैलकुलेट करके नहीं। लिखो लाइन के ऊपर लिखो बेटा, मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर लिखो। सर सम ऑफ एक्टिव मास होता है ना, सम ऑफ एक्टिव मास अपॉन टोटल एक्टिव मास। अभी जितने न्यूक्लियाई बचे हैं, जितने नाभिक बचे हैं, उनकी आयु का योग डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, प्रारंभिक न्यूक्लियाई की संख्या। लिखो सक्रिय नाभिकों की आयु का योग, सक्रिय नाभिकों की आयु का योग डिवाइडेड बाय, लाइन के नीचे लिखो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या। इंग्लिश में लिख लो बेटा, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। वैल्यू 1/λ होता है बेटा, है ना। तो मैं बीच वाली लाइन हटा देता हूं, वो आपके लिए था, तो मैं सीधे सीधे अब इसको लिख देता हूं, मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। बेटा हाफ लाइफ से इसका रिलेशन क्या होगा?
तो हाफ लाइफ से इसका रिलेशन हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 0.693 इंटू में होगा, इंटू क्या बोल सकते, टी बार। नहीं, टी बार ही निकालना है। टी बार 1/λ होता है, तो ये आएगा टी अपॉन 0.693। हाँ, और तुम उल्टा लिख दो, टी इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी बार लिख दो, वो तो एक ही बात है ना। बच्चों मीन लाइफ काम नहीं आएगा कैलकुलेशन में, आपके हाफ लाइफ काम आएगा हर जगह, कैलकुलेशन में हर जगह। हाँ अब है ना, वो अब लिख सकते हैं। ये जो बोल रहा था, क्या चरणजीत ने जो बोला ना, वो लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ गई ना। तो अगर मैं इस टाइम को अपने इक्वेशन में लिख दूं, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी, उसमें स्मॉल टी को अगर टी बार लिख दूं तो टी बार 1/λ होगा बेटा। 1/λ से लैम्बडा कट जाएगा, e की पावर -1 बचेगा, तो ये E0 अपॉन ई 1/e 0.37 होता है बेटा। तो उस समय चरणजीत ये बोल रहा था। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं, आप पहले इसको लिख लो, है ना, पहले इसको लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं कि क्या लिख सकते हैं। ये लाइन लिख लो बस। हाँ अब लिखो, औसत आयु वह समय है जब सक्रिय परमाणुओं, सक्रिय नाभिकों की संख्या, औसत आयु वह समय है जब सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या का 37% रह जाता है। सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या का 37% रह जाता है, बचता है। इंग्लिश में लिख लो बेटा, मीन लाइफ इज द टाइम व्हेन, mean life is the time when active nuclei remain 37% of initial nuclei, 37% of initial nuclei। अभी लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो बेटा अभी क्या करूं, इसके एक बार थ्योरी हो जाए, वरना वो बीच बीच में थ्योरी लिखानी पड़ती है। अब लिखो एक्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं बेटा सक्रियता। तो अगर बेटा रेट ऑफ डिके को ही एक्टिविटी कहते हैं, कोई नई चीज नहीं है, इसलिए इसमें बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। एक्टिविटी को आर लिखते हैं, और ये होता है -dN/dt। बस विक्टन की जो दर है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वही है λn। इसमें बिल्कुल भी अलग से कुछ खास नहीं है। एक्टिविटी -dN/dt होता है n λ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनिशियल एक्टिविटी R0 लिख दें तो t समय पर एक्टिविटी होगा R बराबर R0 e की पावर -λt। तो इसमें बेटा कुछ भी खास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, यहां समय नहीं खराब करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। यूजेज वगैरह एक बार मैंने कहा ना, थ्योरी करा दूं फिर क्वेश्चन करेंगे हम। यूजेज वगैरह होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह के, रेडियो एक्टिविटी के हमारे ह्यूमन लाइफ में। मेडिकल में काफी यूजेज हैं, आप जानते ही हो आपके, है ना, इसमें बहुत है। टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और कार्बन डेटिंग आप जानते हो। थायराइड टेस्टिंग ब्रेन ट्यूमर में डिटेक्टिंग के काम आता है मर्क्यूरी। थायराइड टेस्टिंग में आता है एडीएम, है ना। ब्लड सर्कुलेशन में क्रोमियम। ब्लड कैंसर में देखकर बोल रहा हूं मैं, कोई याद नहीं है। ब्लड कैंसर में आया और AU गोल्ड, है ना, सोडियम 24। कैंसर में कोबाल्ट भी काम आता है, और भी है ना, बहुत सारे यूजेज हैं। ये सब चीजें बेटा मेरे नहीं, आप एक बार पढ़ लेना, आप कहीं बुक से पढ़ लेना, NCERT वगैरह सब जगह
आपको मिल जाएगा। तो अब एक बार हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चा, ठीक है। अब एक बार हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये वाली चीजें और बता दूं जो कैलकुलेशन में आपके काम आने वाली है। जैसे है ना, हमसे अगर ये पूछता है, एक हाफ लाइफ टाइम के बाद तो हम जानते ही हैं कितने न्यूक्लियाई बचते हैं, आधे। 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद कितने बचेंगे, आधे का आधा, यानी कि 1/4। 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा, आधे के आधे का आधा, 1/8। तो बच्चों इस तरह से अगर हमसे कहे n हाफ लाइफ टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, मतलब दोबारा सुन लो, स्मॉल t बराबर एन टी, कैपिटल टी हाफ लाइफ है ना, अर्ध आयु है, तो n अर्ध आयु काल के बाद कितने बचेंगे, तो हम बचाएंगे n बराबर बचेंगे n0 अपॉन 2 की पावर क्या आएगा बताओ, n 2 की पावर n, बिल्कुल सही। तो बच्चों अगर 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद पूछे, यानी कि स्मॉल n आपको 2 रखना है, तो n0/4 आ जाएगा। 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद पूछे तो n बराबर 3 रखना है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 1/8 आ जाएगा। इस तरह से समझ गए? Yes, sir. yes sir अब एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लो, अगर हमसे ये कहता है पुराना कोई चट्टान है, रॉक, पुरानी कोई रॉक है, उसमें है ना यूरेनियम और लेड जो है वो बराबर मात्रा में है, और यूरेनियम का हाफ लाइफ दे रखा है, एक बार ढंग से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है 4.5 इंटू 10⁻⁹ YEARS, 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स है, इतने साल यूरेनियम का हाफ लाइफ है। और हमारे पास जो चट्टान है उसके अंदर यूरेनियम और लेड बराबर मात्रा में है, 1:1, 1:1। तो हमें बताना है ये चट्टान कितनी पुरानी है। तो पता है इसको कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन तो सुन लिया ना, ये बता दो। yes sir Yes, sir. तो देखो बेटा, अगर चट्टान में यूरेनियम और लेड बराबर मात्रा में, अक्सर होता क्या है, यूरेनियम अल्टीमेट फाइनली लेड में कन्वर्ट हो जाती है, शीशा में बदल जाता है यूरेनियम। तो 1:1 का मतलब यूरेनियम और लेड बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आधा यूरेनियम है आधा लेड है, यानी कि आधा यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो गया, तभी तो रेशो 1/1 आएगा। तो यूरेनियम की मात्रा सर, आधी रह गई और वो हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें लेड जो है पहले से भी हो सकता है। नहीं बेटा, नहीं, लेड होता ही नहीं ना, ये पता ही है अपन को, लेड होता ही नहीं। वो तो उस रॉक की, अब आप जो नया प्रिपेयर्ड फ्रेश स्पेसिमेन लोगे उसी में पता है, लेड तो स्टेबल न्यूक्लियाई है, बाद में बनता ही है, ठीक है। तो लेड Yes, पहले sir. से नहीं होता, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हुआ है। और अगर यूरेनियम और लेड दोनों 1/1 है, इसका मतलब आधा यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो गया, और आधे यूरेनियम को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, उसके अर्धायु काल के बराबर लगेगा। इसका मतलब ये चट्टान इतने साल पुरानी है, समझे? अगर मैं आपसे ये कहता यूरेनियम और लेड 1/7 रेशो में है, तो बताओ चट्टान कितनी पुरानी होती? यूरेनियम और लेड 1/7 रेशो में है, तो चट्टान कितनी पुरानी होती? सोचिए। आज मनीष नहीं है क्या क्लास में? है।
ये बच्चे जवाब नहीं दे तो ऐसा लगता है छुट्टी कर गए। बेटा अगर यूरेनियम और लेड 1/7 का रेशो में है तो हमारी ये चट्टान, ये रॉक कितनी पुरानी है बताइए। देखो मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। बेटा पहले हमारे पास ये यूरेनियम है, ये लेड है। पहले हमारे पास यूरेनियम इतना था, लेड 0 था। एक हाफ लाइफ टाइम के बाद ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया। बेटा टोटल तो उतना ही रखना है ना। ये t बराबर 0 है, ये t बराबर t है, ये t बराबर 2t है। बच्चों रेशो की बात करें तो यहां पर रेशो आएगा 1/3 और t बराबर 3t टाइम के बाद ये बचेगा 1/8 और ये बचेगा 7/8। बेटा वो तो टोटल में से घटाओगे तो लेड बन जाएगा ना, n0 में से n0/8 घटाओगे तो लेड बन जाएगा। अब हमारा रेशो 1/7 आ गया और मैंने क्वेश्चन में यही दिया था। इसका मतलब बेटा 1/7 का रेशो कितने टाइम के बाद आएगा, 3t। तो हमारी जो चट्टान है उसकी आयु कितनी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, t बराबर, आंसर आ गया t बराबर 3t। पेंसिल को क्या हो रहा है, 3t मतलब 4.5 इंटू 3 कितना आएगा, 13.5। 13.5 इंटू 10⁹ ईयर, इतनी पुरानी है हमारी चट्टान यदि उसमें यूरेनियम और लेड का रेशो 1/7 है। तो बच्चों आप खुद प्रश्न कॉपी कर लो और खुद ही इसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन भी लिख लो, एक पुरानी चट्टान में यूरेनियम और लेड का रेशो 1/7 है, यूरेनियम का अर्धायु काल दे रखा है, तो बताइए चट्टान कितनी पुरानी है। एक एंशिएंट रॉक में यूरेनियम और लेड का रेशो 1/7 है, यूरेनियम का हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो आपको बताना है हाउ ओल्ड इज द रॉक। चट्टान कितनी पुरानी है। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, वो भी लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डन सर। हो गया, कॉपी हो गया ना बेटा, 3 हाफ लाइफ टाइम। बच्चों एक इंफॉर्मेशन अलग से देनी है आपको, जैसे है ना, अगर हमसे ये कहा जाए कि अल्फा और बीटा का अलग अलग मीन लाइफ दे दिया, T1 और T2 है औसत आयु, अल्फा डीके का औसत आयु अलग दे दिया और बीटा डीके का औसत आयु अलग दे दिया आपको, और फिर आपसे कहा जाए अगर अल्फा और बीटा डीके दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं तो मीन लाइफ औसत आयु कितनी होगी बताइए। तो उसमें क्या करते हैं, तो लिख लो, पहले लिखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखो। यदि अल्फा और बीटा डीके को बेटा हिंदी में क्षय बोलते हैं, यदि अल्फा और बीटा क्षय का औसत आयु T1 तथा T2 है, ये वाला T1, इंग्लिश में भी लिखते जाओ बेटा, इफ मीन लाइफ्स ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके आर T1 एंड T2, तो अल्फा डीके का औसत आयु अलग दे रखा है, बीटा डीके का औसत आयु अलग दे रखा है, तो दोनों, तो अल्फा तथा बीटा के एक साथ क्षय होने पर औसत आयु होगा।
तो अल्फा तथा बीटा के दोनों के एक साथ क्षय होने पर औसत आयु होगा। इंग्लिश में सुन लो बेटा, इफ मीन लाइफ्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा डीके आर T1 एंड T2, देन मीन लाइफ इफ बोथ डिकेड टुगेदर, साइमल्टेनियसली लिख दो, इफ बोथ डिकेड टुगेदर। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दोनों का लैम्बडा ऐड करते हैं, क्योंकि लैम्बडा एक तरह से कांस्टेंट होता है, रेट होता है, एक तरह से रेट होता है। तो हम यहाँ अल्फा का लैम्बडा और बीटा का लैम्बडा दोनों ऐड करते हैं, तो पूरे सैंपल का लैम्बडा आ जाएगा। लैम्बडा क्या होता है 1/T, लैम्बडा 1 होगा 1/T1, लैम्बडा 2 होगा 1/T2। तो इसे सॉल्व करने पर अब हमारा T आएगा T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। बेटा इसको याद कर लेना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा दिया। तो यदि आपको अल्फा और बीटा डीके का अलग अलग मीन लाइफ दे रखा हो, तो दोनों एक साथ डीके होंगे, तो मीन लाइफ कितना होगा वो हमने इससे निकाला है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा दो आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है X और Y मान लो। X का T हाफ है जो मैं लिख रहा हूं, X का वो मान लो 3 मिनट है, और Y का अर्ध आयु काल 27 मिनट है। बेटा X का अर्ध आयु काल 3 मिनट है और Y का 27। हाफ लाइफ ऑफ X इज 3 मिनट एंड Y इज 27 मिनट। बेटा किसी इंस्टेंट पर दोनों की एक्टिविटी सेम है, एक्टिविटी सक्रियता R। एट सम इंस्टेंट एक्टिविटी ऑफ बोथ आर सेम। किसी समय दोनों की सक्रियता समान है, तो उस समय उनके सक्रिय नाभिकों की संख्या का अनुपात बताना है। इस समय दोनों की सक्रियता समान है, तो उस समय दोनों के सक्रिय नाभिकों की संख्या का अनुपात बताइए। इंग्लिश में सुन लो बेटा, एट एनी इंस्टेंट एक्टिविटी ऑफ बोथ आर सेम, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ X एंड Y। कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ X एंड Y। लिख दो बेटा, चैट बॉक्स भी देख रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं। मनीष का आंसर 1/9, आकाश का 1/9।
चरणजीत का 1/9, भाव्या का 1/9, उदय प्रकाश का सेम, प्रियंका का सेम। वेरी गुड, आंसर भी सही है बेटा। देखो इसका सॉल्यूशन, बेटा दोनों की एक्टिविटी सेम है, R1 बराबर R2। एक्टिविटी होता है लैम्बडा n, यानी कि λ1 n1 बराबर λ2 n2। लैम्बडा हमारा होता है ln2 बाई टी हाफ, इसका टी हाफ है 3 मिनट इंटू n1। λ2 होगा ln2 अपॉन टी हाफ, उसका टी हाफ है 27 मिनट इंटू n2। और बेटा n1 और n2 ही तो होते हैं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो वो आएगा 3/27 यानी कि 1/9। शाबाश। अब है ना, इसके बाद वैसा वाला क्वेश्चन देते हैं जिसमें एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा गुणा भाग हो जाता है, थोड़ा गुणा भाग हो जाता है बेटा, वैसे वाले क्वेश्चन। बेटा यूरेनियम का अर्धायु काल अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था 4.5 × 10⁻9 ईयर्स, यूरेनियम का हाफ लाइफ। तो ये यूरेनियम 238 होता है, हाँ 238। तो 1 ग्राम यूरेनियम 238 जो है उसकी एक्टिविटी बताओ। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238। इसका हाफ लाइफ टाइम वही है 4.5 × 10⁻9। अब ये देखना है कि बेटा हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर पूरा भी नहीं कर पाओ तो कम से कम आसपास तो पहुंचो। एक्टिविटी होता है λn। कैलकुलेशन तो बेटा थोड़ी बन जाएगी इसमें, है ना। मनीष 1.54 नहीं, एक्टिविटी तो बेटा आपको बैकरेल में निकालनी है, विक्टन की दर निकालनी है, ग्राम पर सेकंड नहीं निकालनी, ग्राम में नहीं। आकाश 1.23 × 10⁻3 कुछ समझ में कम आ रहा है बेटा। पावर की मुझे मिस्टेक लग रही है, थोड़ी सी चेक कर लो एक बार। पावर की मिस्टेक लग रही है बेटा। सही है भाव्य बेटा, तुम्हारा सही है।
चलो मैं करता हूं। भाव्या का आंसर सही है बेटा, बिल्कुल। देखो आपको एक्टिविटी निकालना है ना, एक्टिविटी होता है लैम्बडा एन। बेटा लैम्बडा होगा ln2 डिवाइडेड बाय टी, और n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, 1 ग्राम यूरेनियम। पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन एटॉमिक वेट। मास कितना है 1 ग्राम, और परमाणु भार कितना है 238। तो नंबर ऑफ मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा परमाणुओं की संख्या। बस n आ गया ना बेटा। n बराबर इस मोल होता है ना m अपॉन mw। kTg में कितना किया था अपन ने, तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा। बेटा ln2 को 0.7 ले लो, लेकिन नीचे थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि 4.5 इंटू 10⁻⁹ ये ईयर है, वर्ष है, वर्ष। और बेटा बहुत पहले मैंने आपको शायद बताया होगा, 1 साल में कभी सेकंड याद रखने हैं तो वो पाई इंटू 10⁻⁷ याद कर लो। ये चीजें वक्त पर बहुत काम आती है बेटा। और इसके बाद ये वैल्यू रखकर सारी और इसको सॉल्व कर लो। मैं आगे सॉल्व थोड़ी ना करूंगा। तो नीचे कितना है, 9 और 7 16 पावर है, और ऊपर 23 पावर है। 23 में से 16 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन नीचे अभी बड़ी बड़ी संख्याएं और बची है ना। तो कुल मिलाकर ये आंसर आएगा 1.23 इंटू 10⁻⁴ बैकरेल। बस ये आंसर। बस सीधा इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर है बेटा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर है। चरणजीत बेटा पावर गलत हो गया, और वह पूरा ही गलत हो गया तुम्हारा। अच्छा एक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसे ही का मतलब होता है कैलकुलेशन नहीं है बच्चों। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव सैंपल रखा है, मान लो 1 किलो रखा है, 1 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। अब जैसे यही मान लो यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यूरेनियम रखा 1 किलो यूरेनियम है। तो बहुत साल निकल गए, एक अर्धायु काल, एक हाफ लाइफ टाइम निकल गया, और उसके बाद हमने उस कंटेनर का वापस वजन लिया, तो अब उसका वजन कितना आएगा। पहले उस कंटेनर का वजन 1 किलो था, कंटेनर या उसके पदार्थ का द्रव्यमान 1 किलोग्राम था। एक अर्धायु काल के बाद हमने उसका वजन लिया, तो कितना वजन आएगा बताओ। सर इंग्लिश सर सेम रहेगा। इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में बेटा एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 1 केजी यूरेनियम है। तो एक हाफ लाइफ टाइम के बाद हमने उस यूरेनियम का वेट किया, उस यूरेनियम का नहीं, उस कंटेनर में जो सब्सटेंस है उसका वेट किया, तो वो उसका वेट कितना आएगा। कंटेनर को छोड़ दो, मासलेस कंटेनर है ये मान लो, कंटेनर का द्रव्यमान 0 मान लो आप, है ना। सर अकॉर्डिंग टू मी सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, और यही जवाब सही है बेटा। यूरेनियम है ना, वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन लेड तो वहीं पड़ा है ना, इसलिए मास चेंज नहीं होता। याद रखना, सैंपल का एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यूरेनियम का द्रव्यमान पूछता ना कि उसमें यूरेनियम कितना बचा, तो मैं बोलता 1 किलो का आधा किलो हो गया, और आधा किलो लेड बन गया। तो इसलिए टोटल मास जो होगा सब्सटेंस का, उस मटेरियल का, उस कंटेनर के अंदर जो पदार्थ है, उसका टोटल द्रव्यमान 1 किलो ही रहेगा। समझे। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने पूछा। अब एक और क्वेश्चन बेटा, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका हाफ लाइफ टाइम 12.5 ईयर है। ढंग से सुनना, मैं लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा।
उसका अर्ध आयु काल जो है किसी पदार्थ का 12.5 साल है। शुरू में 256 ग्राम 256 ग्राम सैंपल था, तो कितने टाइम के बाद 255 ग्राम डिके हो जाएगा? 256 ग्राम 256 ग्राम शुरू में है, तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये 255 ग्राम डिके हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम बचेगा बस। सिंपल क्वेश्चन है ये। कितने टाइम के बाद 255 ग्राम डिके हो जाएगा? हाँ बेटा, कितना बता रहे हैं? चरणजीत 100 साल, भावना 100 साल। हाँ देखो बेटा, 256 का 1 ग्राम बचा ना, तो बच्चों n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t से अगर करें, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि है ना हमारा एक ग्राम बचा, यानी कि प्रारंभ का, वैसे निकाल लेंगे इसको। आप इस मेथड से मत करो, बल्कि ये तो लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो आप इसको ऐसे करो बेटा। हमारा जो n है वो प्रारंभ का 256 बचा, 1/256। 256 का 1 ग्राम कितना होता है? 1/256। प्रारंभ में 256 था, 256 था, वो 1 ग्राम बचा, तो कितना बचा शुरू का? इनिशियल का 1/256 बेटा। 256 2 रेज़ टू द पावर कितना होता है? 8 2 की पावर 8, है ना। इसका मतलब हमारा जो समय है वो 8 हाफ लाइफ टाइम के बराबर हो गया। 12.5 इंटू 8, 100 साल हो गया। तो आंसर बच्चों का सही है, बिल्कुल बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों वो थोड़ा सा अभी क्या नए बैचेस है ना, उनकी प्रिपरेशन वगैरह भी है, और तो अभी तो मैं क्लास यहीं छोड़ूंगा आपकी, और कल मैं क्लास इसीलिए ले रहा हूं कि जल्दी हो जाए अपना सिलेबस। रेडियो एक्टिविटी ऑलमोस्ट डन है, और इसके बाद वो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन है बेटा, उसमें तो लिखने का है, तो हल्का सा हिंट दूंगा बस और आगे बढ़ जाऊंगा, और उसके बाद अपन सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? क्लियर?
Okay, sir. चलो तो हाँ, अपना ऐप चेक कर लेना कल की क्लास के लिए कितने बजे क्लास है उसको देखने के लिए। और हाँ एक और बात, अपना जो टेस्ट है ना वो ऑलमोस्ट ये मानकर चलो संडे को ही होगा। तो बस मेरी क्लास 2-3 बची है उसको खत्म करके फिर संडे को ले लेंगे, ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। ठीक है, Okay, thank you, sir. ओके बेटा।